तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। हमने दी के साथ थोड़ी सी बातें कर ली हैं, थोड़ी सी बात करना बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आज हमारे साथ आस्था दी है। ठीक है। जो पीएचडी कर रही हैं आईआईटी दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो हमने पहले पीएचडी के बारे में कैसा प्रोसीजर होता है, अप्लाई से लेके सिलेक्शन तक का प्रोसीजर हमने देख लिया है। हमने नॉर्मल पीएचडी के बारे में भी जाना है कि किन स्टूडेंट्स को पीएचडी करनी चाहिए, किन को प्रिफर करनी चाहिए पीएचडी। ठीक है। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो पर्सनल चॉइस है। ठीक है। बट प्रिफर जो पॉइंट्स पीएचडी में होते हैं, जो रियल एक्सपीरियंस होता है, वो दी ने हम सबके साथ शेयर किया है। ठीक है। और थर्ड चीज की जो बेनिफिट्स हैं, जो दी जिस कोर्स को कर रही है, जिस पीएचडी को कर रही है, उसके बेनिफिट्स क्या है और आपको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। कि आपको 4 ईयर की प्लानिंग आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए, तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और एक बात और ऐड करनी थी इसमें कि जैसे दी ने मुझे बताया कि इसमें जैसे हम दिल्ली से वहां ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपको ट्रेवल ग्रांट भी मिलता है। ठीक है। तो इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे दी। हाँ, तो हम लोग को जब हम टू एंड फ्रो ट्रैवल के लिए एक अलग से ट्रैवल ग्रांट मिलता है। उस ग्रांट में हमारा टिकट फेयर, एक बार आने और जाने का, और वीजा एप्लीकेशन का, वो सब कवर्ड होता है। तो वी गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट, उसमें से तुम्हें कितना खर्च करना है वो तुम्हारे अपने ऊपर है कि सस्ती टिकट करनी है या कौन सी एयरलाइन बुक करनी है। बट यू गेट अ फिक्स अमाउंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो वो आप तब रिimburse कर सकते हो जब आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ओके ओके। मतलब वो अमाउंट इतना तो होता ही होगा कि आप कोई सी भी मतलब एयरलाइन चूज करो कि वो आप एक्स्ट्रा ही है, हाँ। इजीली पहुंच जाओ। ऑब्वियस सी बात है, बच ही जाता होगा उसमें से कुछ अमाउंट अगर कोई चाहे तो। ठीक है। तो इट्स वेरी थोड़ा, हाँ। है। तो अब भी आते हैं, आपने आईआईटी मंडी ने आईआईटी मंडी से एमटेक किया हुआ है। ठीक है। और बीटेक टू एमटेक दी ने एडमिशन लिया था गेट पेपर के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम आईआईटी मंडी के एक्सपीरियंस के बारे में दी से बात करेंगे। तो दी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका आईआईटी मंडी का? तो वो आप शेयर करें। आईआईटी मंडी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब शायद हर किसी को एक बार वहां जाना चाहिए। वो बहुत अच्छा है, उधर से बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आते हैं। और मतलब एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन है उधर। कंपटीशन भी नहीं है, इट्स लाइक एवरीवन विल सपोर्ट यू। और मतलब आप कहीं भी एक डाउनफॉल पे आ रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई है। ऑल द फैकल्टीज इन दैट केस, मेरे बैचमेट्स बहुत अच्छे थे, बट दूसरे लोगों के भी, दूसरे बैचेस के जो स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, उनको भी देख के ऐसा लगता है बहुत ही हेल्दी सा रिलेशनशिप है। और वो कैंपस तो बहुत ज्यादा प्यारा है। तो इट्स लाइक अ कैंपस जो पूरे चारों ओर पहाड़ों से और नदी से कवर्ड है। तो जिनको थोड़ा नेचर पसंद है और सिटी लाइफ से थोड़ा स्पेस चाहिए, दैट इज अ मस्ट गो। और क्योंकि वो हिमाचल में है, उधर से आप आराम से घूम घूम भी सकते हो इधर उधर। और वो लोग बीइंग अ न्यू आईआईटी, तो कम लोग हैं, वो ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उधर उन लोगों को भी अपना एक स्टेटस बनाना है। तो इंडिविजुअली दे वर्क ऑन, यस दे स्पेंड मोर टाइम, दे हेल्प यू आउट इन एवरीथिंग। यस यस। तो दी, कैसा सिनेरियो रहता है मतलब एमटेक का आईआईटी मंडी में? मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसा सिनेरियो रहता है, कोर्स वर्क कैसे रहते हैं, रिसर्च वर्क ओके, कितना तो होता है? एमटेक में, एमटेक और एमएससी में दोनों बता देती हूँ। ओके एमटेक में ये होता है कि फर्स्ट ईयर इज एंटायरली कोर्स वर्क एंड प्रैक्टिकल्स, द लैब प्रैक्टिकल्स जो जनरली बीटेक या बीएससी में भी होता है। मास्टर्स में दो, जो सेकेंड ईयर है वो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो उस पूरे साल में आपको एक्सपेरिमेंट ही करने होते हैं, नो क्लास, सिर्फ लैब वर्क। तो लिटरेचर रिव्यू, एक्सपेरिमेंट, या जिनका थ्योरेटिकल है तो सिमुलेशन बेस्ड अपना काम करो। एमएससी वालों का ये होता है कि उनका 3 सेमेस्टर्स कोर्स वर्क होता है, फाइनल सेमेस्टर इज कम्प्लीटली लैब वर्क। प्रोजेक्ट वर्क, यस यस। एक डिफरेंस ये है कि एमटेक वालों का जो थीसिस होता है, दैट इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द पीएचडी मेंटर। तो जो
एमटेक वालों ने काम करा है वो पीएचडी वाला अपनी थीसिस में इंक्लूड नहीं कर सकता। ओके तुम रिसर्च पेपर में नाम साथ में डाल सकते हो, बट वो काम पूरा तुम्हारा अपना होना चाहिए। ओके। यू कैन टेक द हेल्प एंड गाइडेंस, बट उनके काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। एमएससी में ये है यू कैन वर्क विद द पीएचडी यस यस मेंटर, यस। एंड उस चीज को दोनों लोग अपनी थीसिस में डाल सकते हैं। एक तो यस उनके पास टाइम फ्रेम कम होता है, कम होता तो वो सिर्फ मतलब हाँ आप उनका काम कर सकते हो और वो आप अपनी थीसिस में प्रेजेंट कर सकते हो। वो एक मेजर डिफरेंस था एमटेक और एमएससी वाला। और थीसिस डिफेंस दोनों का सेम था। और तो दी ये क्वेश्चन था कि एमएससी में तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका मैंडेटरी रहता है पेपर आना ही चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता है, केवल प्रोजेक्ट वर्क होता है उसके। नहीं, अगर पेपर नहीं भी आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर आपका काम पेपर जितना है हाँ या क्योंकि वो पीएचडी वाले का तो पेपर आएगा ही, तो आपका एग्जैक्टली। पेपर इन जनरली एमएससी वालों का आ जाता है। और एमटेक वाले क्योंकि वो अपना पूरा काम फिनिश कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि उनके काम के साथ पीएचडी वाला अपना काम नहीं, मतलब आप दो अलग अलग काम कर सकते हो, अलग एक अलग। काम उनके साथ में जो आपके थीसिस का पार्ट नहीं होगा। यस यस So that can be a part of his research paper, but not your thesis. यस। And a different project that will be entirely MTech thesis. ओके ओके। तो आपका मतलब एंटायरली थीसिस अलग होता है एमटेक में, और एक आप हाँ प्रोजेक्ट कर सकते हो पीएचडी गाइड के साथ, राइट? तो हाँ ये हाँ, मतलब जो भी आपका पीएचडी मेंटर है आप उनके साथ कर सकते हो। इफ यू वांट, या लैब में और भी लोग आपसे काम करवा सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। ओके ओके। यू तो कैन हेल्प ऐसा देम, आई तो थिंक आपका भी पेपर। एमटेक में भी ऐसा कोई कंपलसरी है कि मतलब पेपर पब्लिश होना चाहिए, या फिर हो जाता है तो बेटर होता है? नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा, मतलब डिग्री दे देंगे वो बिना पेपर के। ओके ओके, मतलब डिग्री मिल जाती है, मतलब अगर पेपर मतलब आपने थीसिस पे काम किया है, मतलब पर्टिकुलर आपने थीसिस आपने लिखी है सबमिट हाँ की है, तो आपको डिग्री मिल जाएगी, राइट? हाँ। ओके ओके। तो हम्म हम्म, दी मतलब रिसर्च पेपर रिक्वायरमेंट नहीं है उधर। तो मैं आप सबको ये बता दूं, आप सबके साथ एक चीज और शेयर करूंगा कि दी का भी पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है, राइट? कि आपने वो पीएचडी के भी साथ रिव्यू में है। कहाँ पे? वो भी सबमिट हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है। हाँ मतलब सबमिट हो रहा है, दी का वर्क चल रहा है उस पेपर पे, ठीक है। तो वो सबमिट ऑब्वियसली बात है, पब्लिश हो ही जाएगा, ठीक है। तो दी नेक्स्ट चीज मेरा ये है कि मतलब एमटेक में स्टाइपेंड मिलता है कुछ, जैसे एमएससी में तो। हाँ, एमटेक में स्टाइपेंड मिलता है, एमएससी में नहीं मिलता है। राइट राइट। एमटेक में एमएचआरडी से वो फिक्स्ड अमाउंट है, 12,400 ओके सबको ओके। मिलता है। तो दी ने जैसे बताया कि दी एमटेक में जो प्लेसमेंट्स होते हैं, जो कंपनीज आती हैं, तो आईआईटी मंडी में जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं फॉर एमटेक? और जो भी आपको पता हो जिस भी फील्ड का आप शेयर कर सकते फॉर एमटेक आईआईटी मंडे में बाकी ब्रांचेस का प्लेसमेंट थोड़ा ठीक है, बट हमारे में ये रहा कि हमें भी और हमारे जो सीनियर बैचेस थे मोस्टली सबको पीएचडी में जाना था। हो। ओके। और क्योंकि वो नया आईआईटी है और थोड़ा ऑफ रूट है उसका कैंपस, तो एक तो बायोटेक में वैसे भी कंपनी कम होते हैं, और उनका अगर कंपनीज हैं भी तो स्टार्टिंग पैकेज इज नॉट सो फैंसी। ओके। जनरली हम लोग ही प्रेफर नहीं करते प्लेसमेंट लेना। और हाँ, बट उधर का ये है कि ऑलमोस्ट ऑल आवर सीनियर्स या अब हमारे जूनियर्स भी दे आर वेल सेटल्ड, मतलब अगर पीएचडी कर रहे हैं, जॉब अगर ऑफ कैंपस भी लिया है तो वो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में है सब, जो मतलब बाहर भी यूएस में काफी लोग हैं। और हमारा बैच भी मतलब कुछ आईआईटी यूएस, आयरलैंड, डेनमार्क, मतलब क्योंकि सबकी प्रेफरेंस पीएचडी था सबकी प्रेफरेंस में। बाय चांस। राइट तो राइट। अगर दो तीन ही लोग हैं तो दे डोंट कॉल द कंपनी, क्योंकि हम तो पहले ही ऐसे थे जी ज्वाइन नहीं करना, पीएचडी करनी है। वो इट्स तो फिर डिपेंड्स ऑन उन्होंने उसी टॉपिक। हिसाब से हमें ट्रेन करा कि इट्स हाँ डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक की, मतलब आपने जैसे बताया कि आपका जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें मोस्टली मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर पीएचडी ही करते हैं, राइट? हाँ, मतलब जैसे हम फोर्थ बैच थे एमटेक का फ्रॉम आईआईटी मंडी बायोटेक। तो जो
पुराने 3 बैचेस थे वो भी सब पीएचडी कर रहे थे, हम लोगों को भी पीएचडी करना था, हमारे में कुछ लोगों को इंडस्ट्री में जाना था। तो वो उनको क्योंकि बहुत कम लोग थे, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द कंपनीज कुछ आई भी थी, बट वो हम लोग ने ही मना कर दिया। तो ओके। और फिर क्योंकि वो लास्ट में कोविड वाला सीन हो गया था, यस यस यस। बहुत ज्यादा कंपनीज आई नहीं। नहीं आई। एंड जो भी था वो उन्होंने ऑफ रूट पे रिकमेंडेशन से प्लेस भी करवा दिए जिनको जाना था। तो दी मेरा आईआईटी मंडी और पीएचडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मतलब आईआईटी ने आपको कितना बेनिफिट रहा आईआईटी से एमटेक करना फॉर पीएचडी, ठीक है, कि आपने पीएचडी ज्वाइन की उसमें कितना बेनिफिशियल रहा, उसको आपका एक्सपीरियंस को आप। काफी ज्यादा बेनिफिशियल था। आईआईटी से पीएचडी कर मास्टर्स करना इसलिए बेनिफिशियल था, एक तो वो 1 साल का जो प्रोजेक्ट करा तो उससे रिसर्च एक्सपीरियंस आया, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि ठीक है आप बैचलर्स में सोच लेते हो ये करना है वो करना है, बट आप एक्चुअली में वो कर सकते हो या नहीं। उससे एक होता है ना, शॉर्ट इंटर्नशिप ड्यूरेशन मिल गया था हमें कि आगे क्या क्या सहना पड़ेगा। राइट। तो आप, इफ यू आर इनटू दैट, गो फॉर इट। और उधर की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब हम लोग को सोचने, एक होता है ना आपका दिमाग, बैचलर्स में आपको चीजें बता दी जाती है कि एक प्रोसेस ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, बट उसको अप्लाई कैसे करना है करना होता है। वो मास्टर्स में सीखा। मतलब पूरी एनालिटिकल थिंकिंग जो खोली गई है कि हम्म। तुम खुद सोचो और खुद ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उसको सोल्यूशन समझ। ढूंढो। और इनफैक्ट कोर्स वर्क में भी जो हमारे क्वेश्चंस आते थे, तो ओपन बुक एग्जाम है, थ्योरेटिकल है, तुम कितना भी चीटिंग कर लो कुछ भी कर लो, बट तुम कर नहीं सकते अगर तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ हाइपोथेटिकल है। एग्जैक्टली। और हमारे प्रोफेसर थे, उनका हमेशा से होता था कि कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, अगर तुम कोई चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हो तो ठीक है। वो अगर अभी, हो सकता है वो आज की डेट में रिपोर्टेड नहीं है, कल को रिपोर्ट हो जाए तो तुम सोच रहे हो, तो इफ यू हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, इवन इफ इट्स नॉट रिपोर्टेड और इवन इफ इट्स नॉट इन द लिटरेचर, आई गिव यू द मार्क्स। बट तुम्हारी डायरेक्शन क्या है सोचने की, वो होनी चाहिए। ओके ओके। तो ऐसा सा था। और फिर जब जनरली जैसे इधर नॉर्थ इंडिया में समर ब्रेक होता है, उधर वो लोग विंटर ब्रेक रखते हैं, तो विंटर ब्रेक में भी एक छोटा 1-2 महीने का प्रोजेक्ट था। तो उसमें था कि आपको जिसमें आगे काम करना है उससे अलग कुछ भी लो, अच्छा अच्छा। ओके एक ओके। टेम्पररी बेसिस पे, कि कोई और तुम्हारे पास एक और एडवांटेज होगी, तुमने ये भी सीखा। तो उससे भी, मतलब वो थोड़ा ऐसे फ्री लेजर टाइम भी था हमारे लिए, कि बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं था, क्योंकि कैंपस में तो छुट्टियां थी और हमें काम करना था। तो आराम से फ्री माइंडेड आप जितना कर सकते हो, जितना सीख सकते हो, अलग अलग चीजें तुम्हें जितना एक्सप्लोर करना है कर लो, लैब में जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जो ट्राई करना है करो, एग्जैक्टली। तो मतलब किसी भी काफी सुपरवाइजर के पास बेनिफिशियल जाके रहा। क्वेरी लेगा। ठीक है, मतलब हाँ वो काफी काफी बेनिफिशियल रहा। तो आदि जैसे प्रोफेसर्स की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट थी जब आप अप्लाई कर रहे थे फॉर पीएचडी, तो वो हाँ चीज भी इम्पोर्टेंट रही होगी मेरे हिसाब से। हाँ। इस वाले प्रोग्राम के लिए 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, ओके एंड वन शुड कंपल्सरीली बी फ्रॉम योर मास्टर सुपरवाइजर। ओके। बाकी दो कोई भी फैकल्टी, तो आप बैचलर्स की भी फैकल्टी ले सकते हो या मास्टर्स वाली भी। मतलब 3 रिकमेंडेशन तो इज कंपलसरी राइट, ये आपने हाँ, बोला। उसके बाद शायद 4-5 तक ओपन था, या तो शायद ऐसे, तो दो तो मैंडेटरी नहीं है, थर्ड या फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास अगर है तो वेल एंड गुड। मैंने नहीं। तो देखा जाए तो दीने आईआईटी मंडी का कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ सबके साथ शेयर किया, ठीक है, कितना बेनिफिशियल रहा फॉर पीएचडी के लिए, चाहे नॉर्मल पीएचडी हो चाहे इस प्रोग्राम की पीएचडी हो। इस प्रोग्राम में जैसे 3 रिकमेंडेशन, 2 या 3 रिकमेंडेशन कंपलसरी होती है। तो दी ने बीटेक टू एमटेक एडमिशन लिया था थ्रू गेट एग्जाम, ठीक है, और दी की रैंक बहुत ही बढ़िया रैंक थी, ठीक है, 289 रैंक थी दी की, ठीक है। तो दी अब गेट के पेपर पे आते हैं तो कैसा मतलब आपका प्रिपरेशन का क्या रहता था, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन करना चाहोगे कि ऐसे प्रिपेयर करा करो, और आपने सेल्फ किया था या कोचिंग ली थी, तो उस चीज के बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते
गेट के लिए मैंने बहुत ज्यादा स्पेशल प्रिपरेशन मतलब अलग से नहीं करा था। मतलब मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सेल्फ प्रिपरेशन करा था लास्ट के कुछ मंथ्स में। मेरा मेन जो फोकस था वो था जो बैचलर्स में जितना पढ़ाया गया था, तो क्लास नोट स्लाइड्स या जो बुक्स बीटेक के टाइम पे जो भी थोड़ा थोड़ा वो रिकमेंड करते रहते थे, मैं उसी को पढ़ती थी। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट या सिमिलर आते हैं, और जितना कम नेगेटिव कर सको उतना बेटर है। तो गेट में 65 में से 15 क्वेश्चंस तो वो जनरल एप्टीट्यूड वाले जनरल। होते हैं, तो आप वो आपके फ्री के हैं अगर आप उस पर थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे दो और फोकस कर दो। तो मतलब थोड़ा स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज करना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो जितने मॉडल क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप जिस साल गेट दे रहे हो उस साल गेट कौन सा आईआईटी बना रही है और उन्होंने पहले कब बनाए हैं। वो चीज अच्छे से ध्यान में दे दो कि वो कौन से टॉपिक पे फोकस करेंगे, राइट क्योंकि राइट। वही एक ट्रेंड सा सेट हो जाता है कि दिल्ली बना रहा है तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पे फोकस करेगा, या कानपुर बना रहा है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करेगा। तो एक आइडिया मिल जाता है, उसी हिसाब से अपना उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करो, या फिर ये चेक कर लो कि कोई नई फैकल्टी तो ज्वाइन नहीं करी है डिपार्टमेंट में, और अगर करी है तो उनका क्या इंटरेस्ट है। ओके ओके। तो देर आर हाई चांसेस कि नई फैकल्टी एक आध क्वेश्चन तो उससे उनसे करवाएंगे ही वो। मतलब एक टाइप तो होता है कि हम कंसिस्टेंट, मतलब एक टाइप तो होता है कि कोचिंग लेके हम पर्टिकुलर उसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक टाइप होता है सेलेक्टिव स्मार्ट स्टडी वाला। ठीक है, कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, और दी ने जैसा हाँ आइडिया भी बताया कि आईआईटी का एक पैटर्न रहता है। ठीक है, कि जैसे हमने जब जेएम का एग्जाम दिया था तो आईआईटी खड़गपुर का जैसे फिजिकल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता है, किसी का ऑर्गेनिक बैकग्राउंड होता है, हाँ तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो ये स्मार्ट होता है, लेकिन ये आता जब ही है आपके अंदर। ठीक है, कि आप जब उस चीज में खो जब आप चुके बहुत हो सारे पूरी सॉल्व तरीके कर से। लो। ठीक है, कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो चार चीजें हाँ जो मैं बताता हूँ, किसी भी पेपर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, फर्स्ट आपके नोट्स अच्छे होने चाहिए, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो आप। ठीक है, थर्ड प्रैक्टिस, और फोर्थ रिवीजन। इससे आई थिंक भी आप भी शायद एग्री करोगे इन 4 पॉइंट से। हाँ तो ये 4 पॉइंट्स हाँ हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत दी ने बहुत अच्छी रैंक अचीव की, 289 रैंक बहुत कम रैंक नहीं होती है। तो दी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था बायोटेक्नोलॉजी का बीटेक में, अब थोड़ा सा बीटेक के बारे में अगर हम बात करें, तो आपको क्लियर था माइंड में कि हाँ मेरे को इसी जो फील्ड है उसमें ही आगे बढ़ना है? तो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? मतलब क्या होता है कि कंफ्यूजन स्टेट बहुत रहती है, तो आप हाँ हाँ अपने हाँ। एक्सपीरियंस से उस चीज को क्लियर कर सके। ओके, मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम 10th या स्कूल डेज मेरा था मुझे बायोलॉजी लेना है, लेकिन एक जनरल लैक ऑफ गाइडेंस होता है कि अगर कोई बायो लेगा तो वो डॉक्टर ही बनेगा। मेरा था मुझे बायो करनी है, लेकिन डॉक्टर मतलब इतना ज्यादा डॉक्टर बनने का शौक नहीं था। हाँ बन जाओ तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो मैंने नीट की कोचिंग करी है, ड्रॉप भी करा है, उसके लिए मैंने प्रिपेयर करा। बट एक होता है ना ऑप्शंस बताने वाला, इतना ज्यादा था नहीं उस टाइम पे। एक तो ये सब इतना पॉपुलर भी नहीं था, बायोटेक बायो फार्मा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, द फैंसी फैंसी टर्म थे जिनका। और बीटेक के लिए मैथ्स कंपलसरी होता है बहुत सारी जगह कि आपके पास 11th 12th में मैथ्स होनी चाहिए, जो मेरे पास नहीं थी। अब काफी कॉलेजेस में है कि आप पीसीबी के बाद भी बीटेक कर सकते हो। जैसे हमारे केस में हमारा फर्स्ट बैच था जो बीटेक बायोटेक है, जिसमें पीसीबी के लोग थे, कुछ पीसीएमबी वाले भी थे, बट सिर्फ पीसीएम वाला शायद कोई नहीं था। इससे पहले वो जेई के बेसिस पे स्टूडेंट्स लेते थे, बट हमारे बाद से उन्होंने पैटर्न चेंज करके नीट के थ्रू स्टूडेंट्स को लेना शुरू करा, क्योंकि जेई वाले जनरली छोड़ देते थे क्योंकि उनके पास बायो नहीं होती थी, हम्म। और उनको बैक्टीरिया के बड़े बड़े नाम अच्छे नहीं लगते थे। हम्म। क्यों पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया और बीमारी, मतलब। फिर उसके बाद वो 4 साल के टेन्योर में आपको
बीटेक में हर तरह का सब्जेक्ट एक्सप्लोर करा दिया जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी, सिविल मैकेनिकल सब, इलेक्ट्रिकल सब, सब कुछ आप फर्स्ट ईयर में टेस्ट कर चुके हो, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में पूरा बायोटेक। तो इंटरेस्ट भी चेंज होते रहते हैं, अच्छा ये करना है, ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। तो मेरा ये था कि मेरे फाइनल ईयर में एक फैकल्टी थे, मतलब मेरा कोर्स था नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो बायोटेक्नोलॉजी का, और वो जिस तरीके से उसे पढ़ाते थे और जो समझाते थे, तो वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा, और फिर मेरा था तो मुझे यही करना है, क्योंकि वो एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल्स देते थे, वो अपनी पीएचडी को रिलेट करके बताते थे कि मैंने ये करा था और मेरे ये रिजल्ट आए थे, कोई नेगेटिव रिजल्ट आया था तो उसको भी, मतलब एक एक होता है ना कि सब आप थ्योरेटिकल स्टडी दे रहे हो, हम्म। वो उसकी जगह उसको बहुत एप्लीकेशन बेस्ड समझाते थे, और वो मुझे बहुत अच्छा सा लगा। तो फिर अच्छा ये करना है, मुझे तो यही ही करना है, तो ही वॉज द इंस्पिरेशन। और फिर हाँ, अभी भी आई एम इन कांटेक्ट विद हिम, और अभी भी वो, ऑल्दो सुपरवाइजर नहीं है यार, ठीक है, बैचलर्स के प्रोफेसर थे मेरे, बट एक गाइडेंस मिलती रहती है उनसे। फिर उन्होंने ही समझाया, एक एक टाइम पे आप होते हो ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे होता है, आईआईटी तो कौन ही जा पाएगा, गेट कैसे क्लियर होगा, क्योंकि अलग से ना कोचिंग ली थी, और जब तक सोचा तब तक बहुत ज्यादा वो कोचिंग कोचिंग का टाइम भी नहीं था, और बायोटेक की कोचिंग होती भी कम है, होती भी और ज्यादा लोगों लेना देना, मतलब मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, इनकी तो कोचिंग्स बहुत है, बट राइट। बायोटेक की तो कोचिंग भी कम है। तो फिर एक वे ऑफ पैटर्न या एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में वो उधर की फैकल्टी का थोड़ा अच्छा खासा रोल था, या ऐसे प्रिपेयर करो, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, हो जाएगा, आसान है, बस ये पढ़ ले हो जाएगा। तो वैसे वो हो गया, और इंटरेस्ट उसी में था, इसलिए हाँ, मास्टर्स में भी मेरा ये था कि हम लोग के पास तीन ऑप्शन थे एमटेक लेने के। एक सिर्फ एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, एक था एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम्स बायोलॉजी, जो पूरा थ्योरेटिकल और मॉडलिंग वालों का था। फिर ओके। एक था एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन नैनो बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। तो मेरा वो स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन एंड नैनो नैनो पार्टिकल्स। बायोटेक्नोलॉजी वाला था, तो यूनिक नैनो पार्टिकल्स, तो क्योंकि मुझे वो थोड़ा अच्छा सा लगता था, अच्छा इतनी छोटी सी चीज से हम इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं, और उसको सिंथेसाइज करना थोड़ा यूनिक है, कम टॉक्सिक है, तो वो एक केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका मिक्सचर है, कोर बायो भी नहीं है, ओके ओके। और तो उसको आप किसी भी जगह पे डाल सकते हो, मतलब अगर आपको कोई भी ब्रांच स्विच करनी है, कहीं भी आप अप्लाई करना है, तो इलेक्ट्रिकल में बायो चिप पे डाल दो, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिप पे डाल दो, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन हो जाएगा। राइट राइट, मतलब ये फील्ड ऐसा है कि मतलब आप कहीं भी किसी भी चीज में फिट हो सकते हो, किसी भी ब्रांच में। ठीक है। हाँ, और डाइवर्स हो सकते हो। डाइवर्स हो सकते हो। तो दी, जैसे आपने जो स्टार्ट में वो चीज बोली थी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसी पे ही एक तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास भी जब मैं एमएससी से पीएचडी में कन्वर्ट होना चाह रहा था तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था पीएचडी का। ठीक है, ऑल्दो मैंने बात की थी हमारे सीनियर से, बट कंफ्यूजन अब हम जब सबकी सुनते हैं ना तो कंफ्यूजन स्टेट अपने अपनी नहीं आप, सुन पाते। हाँ, अपने आप जनरेट हो जाती है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दी ने जैसे बोला कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन उस टाइम कम थी। ठीक है, दी जो फील्ड बता रही है वो बिल्कुल नया फील्ड है, कि हमेशा हम ऐसे ही सोचते हैं कि डॉक्टर ही बनना है नीट देके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दी ने इतने सारे ऑप्शंस बताए हैं कि जैसे बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, और दी खुद बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर रही है। ठीक है, आई थिंक ये पता भी नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि ऐसा भी कुछ होता है कि आप। फूड टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऑप्शन है, फिर प्रॉपर बीएससी इन जेनेटिक्स भी है। जनरली क्या होता है कि बीएससी कर लो, बीएससी बॉटनी कर लो, बीएससी जूलॉजी कर लो, राइट राइट। बीएससी फॉरेंसिक्स है एक ऑप्शन, फूड फूड साइंस है एक पूरा का पूरा, जो बीएससी और बीटेक दोनों में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल भी एक और पार्ट है, बायो ज्योग्राफी करके भी एक कुछ है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, तो बहुत सारे कोर्सेज है, बट अवेयरनेस नहीं है।
अवेयरनेस नहीं है, राइट राइट राइट। डी ने इतने सारे कोर्सेज के नाम ले लिए, माइक्रोबायोलॉजी हो गया और बायोटेक्नोलॉजी हो गया जिसने डी ने अपना पूरा करियर बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं बट हमको उसके बारे में बताया ही नहीं जाता, या फिर जो बताने वाला है उसको भी पता नहीं होता है एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो दी ने बहुत सारे फील्ड्स बताइए। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बनना, जैसे दी को नहीं करना था कि हाँ मेरे को नहीं बनना, मेरे को और कुछ चूज करना है। ठीक है, तो फिर दी ने बीटेक में एडमिशन लिया, और उस टाइम ही बायो से एडमिशन्स हो रहे थे, कि अब तो शायद भी वो चीज हो गया होगा कि पीसीबी से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। पीसीबी से एडमिशन काफी जगह है। वेस्ट बंगाल साइड है कि उधर मैथ्स कंपलसरी है, मतलब उनको पीसीएमबी चाहिए। बट इधर तो काफी है, एमईटी, एक मेरठ, मेरठ में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, थापर, वीआईटी, बिट्स, पिलानी, शायद इन सब में है अब बायो वाला। ओके ओके, मतलब आप बीटेक कर रहे हो बट आप एक तरीके से आप अपने बायो वाले बैकग्राउंड को साथ में लेके चल रहे हो, जो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा जी है। ठीक है, देन दी ने हाँ। बताया कि फोर्थ ईयर में दी ने जो एक्सप्लेन किया सर के बारे में। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो उस चीज को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हम रियल लाइफ से उसको रिलेट कर सके। ठीक है, और जब वो चीज हमको समझने आने लगती है तो इंटरेस्ट एक्चुअली में जनरेट हो जाता है उस चीज में। तो दी का उस तरीके से जनरेट हुआ। और जब मन में इच्छा होती है कुछ करने की तो लोग सपोर्ट करते ही हैं, जैसे दी ने बताया कि उनकी फैकल्टीज ने उनका सपोर्ट किया। ठीक है, और सेल्फ स्टडी से ही दी ने गेट में इतनी अच्छी रैंक अचीव कर ली। ठीक है, तो एग्जैक्टली मन में पहले इच्छा होनी चाहिए, जब जाके ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो दी अब एक लास्ट और पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सराउंड करो पॉजिटिव लोगों से, एग्जैक्टली। जो आपको ऐसे नीचे लेके आए उसको छोड़ दो। एटलीस्ट जब आप कॉम्पिटिटिव फेज में हो तो मत सुनो, मतलब जितना उनसे दूर रहोगे उतना अच्छा है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस नहीं है तो, मतलब ये सब कॉन्फिडेंस का खेल है। आई वुड सजेस्ट जितना आप ऐसा हाँ मैं कर लूंगी हो जाएगा, इतना तो क्या ही है। तो मैं दी उसी क्वेश्चन पे हो आने वाला जाता था। है। ठीक एक है। और चीज स्टार्ट करने में, एक और चीज आई वुड लाइक टू ऐड। एक और चीज कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने बहुत कम ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करी थी, तो अगर आप स्टार्टिंग में जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले ना कोई भी एक पुराना रैंडम क्वेश्चन पेपर लेके उसे सॉल्व कर लो और अपने मार्क्स कैलकुलेट करो। उससे ओके। आपको ये पता चल जाए कितने और लाने हैं, कितनी राइट मेहनत राइट। करनी है। अभी आप बिना प्रिपरेशन के कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आराम से कर लो, और अगर है तो उस हिसाब से देखो कि आपको रिसोर्सेस कितने लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि आप अपने डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच जाओ। तो मेरे को ऐसा लगा कि आई थिंक आपने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। ठीक है, तो हाँ आप, हाँ, तो आपके माइंड में अचानक से स्ट्राइक किया कि ये चीज शेयर करनी चाहिए। ठीक है, दी ने बहुत अच्छी चीज शेयर की कि आप उस पेपर को एग्जैक्टली जैसा पेपर लगा है लास्ट ईयर में उसको आप करके देखो। ठीक है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो आपको आइडिया लग ही जाएगा आपके मार्क्स देख के। और मुझे जो चीज करनी है उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए, जहां मेरे को कोई से आईआईटी में पहुंचना है उसकी कट ऑफ देख सकते हो आप। तो उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा कि मुझे कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज आपको मोटिव करेगी, आपको बोर फील नहीं होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और हर दिन आप आई थिंक मोटिव रहोगे कि हाँ यार मेरे को इतना कवर करना है। तो जब गोल क्लियर होता है ना तो आई थिंक भी मेहनत हो जाती है उसके हिसाब से। अपने आप हो जाती है। राइट। तो दी फाइनल क्वेश्चन हमेशा मेरा यही रहता है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स लाइफ में फेलियर्स तो आते ही रहते हैं। ठीक है, आपने कुछ कुछ जगह उस चीज को कवर भी किया है बट एक हम पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फेलियर्स आते हैं आई नो आपकी लाइफ में भी आते होंगे। ठीक है, तो किसी के लिए कुछ टाइम के लिए वो फेस करके आगे निकल जाता है, कोई उसमें ही अटका रहता है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जब ऐसी सिचुएशन कभी जनरेट होती है लाइफ के बारे में। ठीक है, ये पेपर्स तो चलो ठीक है होते रहते हैं जाते रहते हैं। तो ड्यूरिंग लाइफ जो एक स्टूडेंट की चालू होती है आफ्टर 10th, वो जेई नीट में घुसता है। ठीक है, मतलब अलग फील्ड होता है उसके लिए, कंपेटिटिव लाइफ चालू हो जाती है उसकी। तो वहां से ब्रेक 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 करके वो, अगर फेलियर्स मिल रहे हैं तो वो ब्रेक होता जाता है खुद को। तो उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? इसमें मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ आंसर है। मेरा हमेशा ये रहा है कि जो अगर मैंने प्लान करा है वो नहीं मिला और उसकी जगह कुछ और मिला है,
वो हमेशा उससे बेटर रहा, या वो स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं लगा, अच्छा ठीक है ये चलेगा बट ये मिला, बट वो बहुत अच्छा रहा। तो जो जो मिल रहा है ना उसको एज ए गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट करो, और अगर नहीं हुआ कहीं तो खुद अच्छा होगा। जैसे नीट दिया, नीट की कोचिंग भी करी 3 साल बट नहीं हुआ, ठीक है, जहां हुआ उधर के बेनिफिट्स देख लो। एमबीबीएस नहीं हुआ बट बीटेक हुआ, बीटेक में आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो, रैगिंग नहीं थे हमारे कॉलेज में। तो वो इनिशियल डेज में आप उसको एक पॉजिटिव थॉट की तरह ले सकते हो, क्योंकि आपके दोस्त जहाँ रैगिंग से झेल रहे हैं आप मजे कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ भी रहे हो, मजे भी कर रहे हो, इज्जत भी है, यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। तो अपने माइंड को बस ऐसे सोच लो, ओके ऐसे कर सकते हैं, ये बेटर है। तो जो मिल रहा है उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लो, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो थोड़ा और प्रिपरेशन करो, फिर उस चीज को ईगो पे ना लेने की जगह वर्क करने को वर्क फोकस पे। करो कि अरे मैं तो इतनी मेहनत करती नहीं हुआ, तो शायद और मेहनत की जरूरत है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और जो होगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। तो इवन इफ इट्स नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, इट्स द बेस्ट फॉर यू। राइट राइट, जी ने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, कि जो चीज हमको हो सकता है हमारे जो भगवान है, जो उन्होंने कुछ और ही लिख रखा हो, डेस्टिनी हमारी कुछ और ही हो। ठीक है, तो जो चीज हमको मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको ही पॉजिटिव तरीके से सोचो। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिला तो उसको ही साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो चीज। एक, एक और एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब मास्टर्स के टाइम पे हर किसी को होता है ना पुरानी आईआईटी में जाना है, वही पुरानी 7 आईआईटी मिल जाए तो बढ़िया है, जब वो राइट नहीं मिला और उसकी जगह मंडे मिला तो पता चलो नई आईआईटी है, पता नहीं कैसा होगा। बट आई वुड से वो मेरी लाइफ का बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। वो मेरा क्या, हम जितने लोग साथ थे हम सबके लिए वो नेवर फॉरगेटिंग जैसी सी चीज है, मतलब बहुत ही इमेजिनरी हाइपोथेटिकल ऐसी चीजें तो होती नहीं है लाइफ में। वो इतना प्यारा और इतना अच्छा, और इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ सब कुछ, पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी थी, आपने बहुत कुछ सीखा, खुश थे, जिंदगी में जो मजे नहीं करे वो भी करे, घूमना फिरना। तो शायद वो सब कुछ यहाँ तो नहीं हो पाता, राइट राइट। वो इतना सुंदर सा एनवायरमेंट, तो वो नहीं सोचा था बट वो मिल गया, तो वो बहुत अच्छा था। तो दी ने खुद के एग्जाम्पल से इस चीज को मतलब प्रूव कर दिया कि जो मिलता है ना वो इट्स बेटर फॉर यू, और आपके लिए ही वो चीज बनी होती है। ठीक है, अगर आप उसको सोचोगे, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में लोगे। ठीक है, क्योंकि एमटेक में जो दी गेट में जो दी की रैंक थी उससे और अच्छी आईआईटी मिल सकती थी, बट वो चीज उनको मिली। ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। ठीक है, जो दी ने पूरा आईआईटी मंडी का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपने साथ। ठीक है, तो दी मेरा भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही था कि हमने भी जेई की तैयारी की थी। ठीक है, कोटा गए थे, बट उसमें कुछ हुआ हाँ। नहीं था। ठीक है, फिर हम गए बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करने। ठीक है, अब केमिस्ट्री तो इतना पसंद था भी नहीं, मैथ ज्यादा पसंद था। ठीक है, बट कहते हैं ना, जैसा आपने बोला कि कुछ अलग ही लिखा होता है, तो सेकंड ईयर तक मैं मैथ ही पढ़ता रहता था। ठीक है, बट थर्ड ईयर में पता चला कि बीएससी ऑनर्स कर रहे हो केमिस्ट्री से, वो भी। तो केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर जैंग में अच्छी खासी रैंक भी आ गई, फिर आईआईटी भी मिल गया, और आईआईटी का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वही चीज है कि आपको उस टाइम पे वो चीज नहीं मिली मुझे, और मे बी आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट उससे अच्छी जगह, उससे अच्छी चीजें हमको मिली बाद में जाके। तो मैं और दी भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज नहीं सोचें जो आपको अभी चीज नहीं मिल रही है, हो सकता है आपके लिए इससे बेटर चीज हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दी। ठीक है, आपका वैल्यूबल टाइम आपने दिया मुझे। ठीक है, और आई थिंक क्या इस डेफिनेटली कि बहुत से स्टूडेंट को बहुत कुछ नया पता चलेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके और इंटरेक्ट करके सब चीजें। आई होप ये सब लोगों के काम आए, ऑल्दो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मेरा, ना इतना कुछ एग्जाम वगैरह दिए हैं, बट स्टिल इफ इट्स हेल्पफुल फॉर समवन विल बी ग्रेट। नहीं, इट विल डेफिनेटली ग्रेट, क्योंकि ये जो चीज थी बहुत ही न्यू थी। ठीक है, जो जो सर थे अभी हमारे साथ, अभी मैं जिनके साथ रह रहा हूँ, आपके साथ अगर एक चीज शेयर करूँ, उनको भी ये चीज नहीं पता थी। ठीक है, हम इस बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, बट हमको भी बायो के बारे में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है,
कि इतनी चीजें भी हैं। तो अब ये चीज क्या होगी कि अब मैं किसी और चीजों को शेयर करूंगा, कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो उनको आइडिया होगा कि हाँ यार, बायो से केवल ये डॉक्टर ही भी नहीं कर बनते, सकते हैं। कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, और चीजें जो जो फील्ड्स बताएं आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच दी, मीटिंग एंड करते हैं। हाँ। ओके। ओके।